वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड ग्राफिकल प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगा, पिछले वीडियो में भी ग्राफ्स के प्रॉब्लम हम देखे थे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक वीडियो है, JEE एडवांस का क्वेश्चन था, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से कह रहा है। क्या कह रहा है? ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन to the particle, taking g to be constant everywhere, kinetic energy E of particle with respect to time is given, is correctly shown in। 4 कर्व दिया गया है। A नंबर कर्व E वर्सेस T ग्राफ में, E वर्सेस T ग्राफ में ऐसा दिया गया है। B नंबर कर्व एनर्जी काइनेटिक, ई को काइनेटिक एनर्जी कह रहा है ना, ई वर्सेस टी ग्राफ में ऐसा लिया गया है। सी ऑप्शन में ई वर्सेस टी प्लॉट कुछ ऐसा लिया जा रहा है, और डी ऑप्शन में ई वर्सेस टी प्लॉट ऐसा लिया जा रहा है। अब प्रश्न है, कहता है कि समझने वाली बात कि एक सर्टेन हाइट h है, h हाइट से कोई u वेलोसिटी से क्या कर दिया गया, इसको थ्रो कर दिया गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सबसे पहले देखिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास जो होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो इसके पास होगी वो तो हाफ m(u²) होगा, है ना, हाफ m(u² होगा। और जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाएगा, आकर के यहाँ गिरेगा, तो किसी भी इंस्टेंस पर इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u रहा होगा। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u रहा होगा। और उसके बाद जैसे जैसे ये इस पाथ पर आएगा, इसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट v डेवलप करेगा, जो कि v बराबर gt होगा, v बराबर gt होगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v रिजल्टेंट, दैट इज vx प्लस vy के हिसाब से देखें, vx प्लस vy के हिसाब से देखें, तो vx में तो ये u बना रहेगा, जो कि कांस्टेंट होगा, प्लस ये कितना रहेगा, ये gt y डायरेक्शन में है, तो gt j कैप कह लीजिए, ui कैप कह लीजिए, ui कैप कह लीजिए। ठीक है, ui कैप, ये होगा इसका वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है जी, ये होगी इसकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग किससे जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग किससे जानते हैं, हाफ mv²। मोटा मोटी देखिए तो हाफ mv का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी, इसका स्क्वायर होगा, है ना। i.j 90 डिग्री है, 0 हो जाएगा, i.j 0 होगा, तो इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, यानी v² का मतलब इसको जब स्क्वायर कीजिए ना, स्क्वायर करके देख लीजिए, प्लस b का होल स्क्वायर से i² का 1 हो जाएगा, j² का 1 होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab i.j 0 हो जाएगा, चूंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो ये u² प्लस g² t² होगा। हाँ। तो एनर्जी का यानी काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी, ये फंक्शन हाफ m(u² प्लस g² t² हो रहा है। क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये दिख ये रहा है कि अब जरा सा ये देखिए, हाफ m(u² प्लस हाफ mg² t²। अगर ज़्यादा सही से हम लोग इसको देखने के लिए कोशिश करें, है ना,
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो 10 सेकंड 5 सेकंड या 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने का रहता है, इतना लंबा हम लोग अगर सॉल्व करने के लिए चलते हैं तो कैसे ये होगा, है ना, ये कैसे होगा। तो भैया जब आप पूरी बात को समझे हुए रहेंगे, हम तो समझाने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं, पूरी बात को जब समझे हुए रहेंगे तब टाइम नहीं लगेगा, तब टाइम नहीं लगेगा। समझी हुई बात हो तो टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए टाइम कम दिया जाता है कि क्या आप इस बात को पूरी तरह समझते हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर है या नहीं। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, ई नॉट कह सकते हैं प्लस हाफ एम जी स्क्वायर। इसको कोई कांस्टेंट मान कर ले लीजिए के टी स्क्वायर, या कुछ भी कोई कांस्टेंट ए ले लीजिए, हाफ एम जी स्क्वायर को ए ले लीजिए, ए टी स्क्वायर। यही फंक्शन है ना टाइम डिपेंडेंट फंक्शन एनर्जी का इस सिचुएशन के लिए। जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, कहानी तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ही है ना, कहानी किसका है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ही है ना। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ वाइब्रेशन आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, किसी चीज़ का वाइब्रेशन आ रहा है जिससे लेंस डिस्टर्ब हो रहा है। पता किसी का आ रहा है, समझ में तो नहीं आ रहा है। ई नॉट प्लस ए टी स्क्वायर, ई नॉट प्लस ए टी स्क्वायर, तो ई नॉट प्लस ए टी स्क्वायर हो गया। तो ये तो पैराबोलिक फंक्शन होगा। अब ये जो 4 फिगर हमारे पास हैं, इन चारों फिगर के अंदर कौन सा पैराबोलिक फंक्शन दिख रहा है, तो मात्र ये है जो पैराबोलिक फंक्शन है। और ये इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ई नॉट रहा होगा, टी इक्वल टू 0 पर उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, और तब उसके बाद उसका स्क्वायर टाइम फंक्शन, ये मतलब ये टी स्क्वायर, करेक्ट। ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये होगा कि हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी की डिपेंडेंसी किस पर रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर पर रहती है ना जी। अब भी की डिपेंडेंसी किस पर रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर पर रहती है ना, हाफ एम वी स्क्वायर पर रहती है। और भी की डिपेंडेंसी जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो टाइम के प्रोपोर्शनल जाता है, तो मानी ई की ई प्रोपोर्शनलिटी टी स्क्वायर की जाएगी। और जब ई प्रोपोर्शनलिटी टी स्क्वायर की जाएगी तो फंक्शन कैसा होगा, पैराबोलिक फंक्शन होगा। ये पूरा डिटेल समझाना तो था ही, हमने समझा भी दिया, लेकिन जब हम इसको समराइज, इतनी बात समझने के बाद ही इसको जल्दी समझने के लिए इतनी बात समझना बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि इसको अगर आप नहीं समझ रहे हैं और इतने भर को आप ध्यान करते हैं तो संभव नहीं है कि आप जो है सो सही ऑप्शन तक पहुंचे। हो सकता है कि आप गलत ऑप्शन चूज़ कर लें, क्योंकि अपने आप को क्रॉस चेक करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इन सब सिचुएशन में अपने आप को क्रॉस चेक करना भी क्या होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। तो क्रॉस चेक करने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता था कि इसमें एक ऑप्शन यहाँ से दे दिया होता, ऐसा भी तो दे सकता था। तो अगर आपके पास ये नहीं पता होता कि उसके पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगी तो आप इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा तो ऊपर से ना स्टार्ट होगा। टाइम जब 0 रहेगा तो उस समय ही कुछ ना कुछ उसके पास क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। और इस ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। ये फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी होगा। ये जो कहानी होगी प्योरली फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। ये किस बात के लिए होगा कि अगर बॉल है, आप छोड़ देते हैं, ग्रेविटी के अंदर जा रहा है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, है ना। लेकिन जब आप उसको क्या करते हैं, सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोजेक्ट करते हैं तो इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और इसके साथ साथ वो पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा, यानी कि इसके किसी भी समय इस पर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भी होगा, करेक्ट। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी के कारण इसकी जो डिपेंडेंसी टाइम पर होगी वो तो ऐसा होगा ही, पैराबोलिक होगा ही, लेकिन उसके पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यू के कारण होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो उस ऑप्शन में क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाना नहीं है,
बल्कि ये समझाना है कि ऑप्शन कैसे हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में V वर्सेस T प्लॉट दिया है, करेक्ट, और कुछ ऐसा दिया है, यहाँ एक पॉइंट कह रहा है, B कह रहा है, C कह रहा है, D कह रहा है, E कह रहा है। ठीक है, और इस प्लॉट के मदद से हमसे पूछ रहा है, इस प्लॉट के मदद से हमसे पूछ रहा है कि इस प्लॉट के मदद से हमसे पूछ रहा है कि इन विच सेक्शन ऑफ द प्लॉट द वर्क डन इज पॉजिटिव, द वर्क डन इज पॉजिटिव। अब क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिख रहा है उनको, टाइम के साथ ये प्लॉट वेलोसिटी इस तरीके से वेरी कर रहा है। ओके, हम अगर देखें तो A से B इंटरवल में हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है, B से C इंटरवल में हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, कांस्टेंट रह रही है, और फिर अचानक से D पर डाउन हो रहा है, और फिर D से E में भी वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है। वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये कैसे समझ में आएगा। 3 सेक्शन बनते हैं, 4 सेक्शन बनते हैं, A to B, B to C, C to D, D to E। अब क्वेश्चन में भी ऑप्शन इसी तरीके से दिया है, AB सेक्शन में पॉजिटिव है कि BC सेक्शन में वर्क डन पॉजिटिव है, C कि CD सेक्शन में वर्क डन पॉजिटिव है, या DE सेक्शन में वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क एनर्जी थ्योरम याद कीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू नेट वर्क डन, वर्क डन इज पॉजिटिव, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, वर्क डन इज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, वर्क डन इज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा जब वर्क डन नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। जब देख के बताइए तो कौन सा सेक्शन जो है सो जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है A से B में, B से C में नहीं कर रहा है, ना C से D में कर रहा है, D से E में कर रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज AB। इसको कलम उठाना था और चिपका देना था। तो कॉन्सेप्ट से ये ग्राफ है, ग्राफ को देखने का और तुरंत डिसाइड करने का कि सिचुएशन कहाँ है और क्या है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। एक रैंप है, उसके ऊपर एक कार, पता नहीं कार का कितना बढ़िया फिगर हम बना पाएंगे, कर जो भी हो, हमको कंपटीशन तो करना नहीं चित्रकारी का, कर जो। रैंप के ऊपर ये जा रहा है ना, रैंप के ऊपर ये चढ़ रहा होगा, चढ़े। इसका प्लॉट भी प्रोवाइडेड किया है, इसका ये प्लॉट भी प्रोवाइडेड किया है। इसका वेट भी कह रहा है, टॉय कार है, 5 kg का है। ये टॉय कार है, टॉय कार कितने का है, मास 5 kg का है, खिलौना, बच्चों का खिलौना। और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट दिया है। टॉप का फोर्स 100 दिया है, और बहुत सारे मार्किंग 80 90 ये सब 0 ये जो भी है, हमको उतना फिगर नहीं बनाना है। और जो इधर की मार्किंग है वो 2 4 6 करके ऐसे आते थे, यहाँ पर क्या है, एक मार्क है 11, और ग्राफ को ऐसे दे रहा है। फोर्स क्या हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। खैर, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, उससे कोई बहस नहीं है। अब हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है, द मैक्सिमम हाइट अटेंड इज गिवन बाय,
ये कितना हाइट अटेंड करेगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दो बातों को जोड़ करके इस क्वेश्चन को लिया गया है, लेकिन छोटी बातें भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है नहीं, लेकिन छोटी बातें भी इम्पोर्टेंट होती है, नहीं होती है सो बात नहीं। तो ये कितने हाइट तक, हाइट ये नहीं, हाइट इसको कहेंगे, कितने हाइट तक के ऊपर जाएगा। तो कितने हाइट तक ऊपर जाएगा भैया, तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन हो कितना रहा है ना, वर्क डन हो कितना रहा है, वर्क डन भी पॉजिटिव है, ये वो भी क्या, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। कैसे पकड़ते हैं ग्राफ से वर्क डन पॉजिटिव, ये चूंकि एफ के पॉजिटिव पोर्शन में है ना, एफ के पॉजिटिव पोर्शन है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, नीचे होता तो निगेटिव होता, काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज करेगी। तो वर्क डन से कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली होगी, मैं लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा, तो एरिया अंडर द प्लॉट, यही वर्क डन देता है। तो एरिया अंडर द प्लॉट क्या होगा, 1/2 बेस, बेस का मतलब कितना हो गया 11, इनटू एल्टीट्यूड मतलब कितना 100, 1100 550 हो गया भैया, 550 हो गया। कितना डेल के, डेल के कितना हो गया 550। यही चीज़ क्या होगा, यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको जो काइनेटिक एनर्जी जो इसमें चेंज किया हुआ, अब चूंकि रैंप के ऊपर जा रहा है, ये रैंप के ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ बता दें कि ये कार पीछे से आ रही थी, आप पीछे से रही थी, चढ़ना इसको रैंप पर था, है ना, चढ़ना इसको रैंप पर था, और 11वां मीटर का मार्क ये है ना, 11वां मीटर का मार्क ये है, 0 मीटर का मार्क ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है, अपने आप को स्पीडअप किया है, स्पीडअप करने के बाद तब इसके ऊपर जाया है, यहाँ तक स्पीडअप किया, इसके बाद इसकी कहानी खत्म, इस पर लगाना फोर्स 0 कर दिया गया, इसके बाद ये चढ़ने लगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इधर भी फोर्स लगा रहा होता तो फिर और भी वर्क होता रहता, तो सीधे सीधे काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस दौरान भी क्या हो रहा था, वर्क एक्सटर्नल वर्क हो रहा था। उस दौरान भी अगर यदि मान लीजिए 11th मीटर जो कि ये मार्क है, अगर यहाँ पर आकर के वर्क मैंने अप्लाइंग फोर्स अगर नहीं हटाया जाता तो फिर से एक्सटर्नल वर्क होता, तो एक्सटर्नल वर्क होता तो आपका मैकेनिकल एनर्जी भी इंक्रीज करती। अभी तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, सेम रहेगा, मैंने कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चूंकि एक्सटर्नली आप कुछ उसको वर्क दिए नहीं है, तब एक्सटर्नल एजेंसी जब कोई वर्क करती है तभी जाके टोटल मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा, चेंज आएगा, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो फोर्स हो या वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, बाहर से जो कोई भी वर्क करेगा तभी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आती है। तो ऐसे में यहाँ तक आकर के ये रुक जाता है ना। तो कुछ पॉइंट है, बोले नहीं कि छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं होती है सो बात नहीं, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल इसका मतलब कि यही क्या होगा 550 kg, इसका मतलब 550 kg नहीं जूल यार, 550 जूल, तो यानी कि mgh इक्वल टू 550 जूल, तो h की वैल्यू 550, और जरा सा गौर कीजिए क्या करना है, 550 यानी मास 5 kg और कितना डिस्टेंस 11 kg, सॉरी जी की वैल्यू कितनी 10, तो कितना हो गया 50, 50 11 10 से 0 कट गया, यानी कि 11 मीटर, 11 मीटर के हाइट तक वो क्या होगा ऊपर की तरफ, ये 11 मीटर के हाइट तक ऊपर क्या होगा जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी क्या कहानी, है ना जी, ये थी इसकी कहानी एक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा क्वेश्चन कैसे हुआ, छोटा ही है, ये फिगर सामने था वहाँ, है ना, जो स्टार्टिंग में हम छूट गया था हमसे, और ये फिगर था। कोई भी जो जानकार पर्सन है, वो क्या होगा, जानकार पर्सन इस फिगर को और इस फिगर को एनालाइज करेगा तुरंत 1 सेकंड के अंदर। ये देखिए 100, 11, यहाँ 0 to 11 दिखा रहा है, मैंने 11 डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स लग रहा है, 11वें डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स आके ख़त्म हो रहा है
है ना, यानी कि वर्क यहीं तक हो रहा है, इसके बाद वर्क को बंद कर दिया जा रहा है, उसके बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी मिली थी वही सी काइनेटिक एनर्जी के कारण रैंप पर वो चढ़ता चला जाएगा। ये थॉट प्रोसेस सेकंडों के अंदर दिमाग में काम करेगा। भैया फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एक बड़ा फर्क है। जो सिचुएशन को, फिजिकल इवेंट को जितना बेहतर समझेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उससे उतनी जल्दी बनेगी, एप्लीकेशन उतना ही फास्ट होगा। इसी वजह से किसी भी कंपटीशन के अंदर क्या वो बात होता है कि एप्लीकेशन के प्रॉब्लम को ज़्यादा पूछा जाता है जी? कारण क्या है? एप्लीकेशन का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना सही है। अगर आप उस प्रॉब्लम को देखने के बाद आपको फटाफट समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग ये देख रहे थे, यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, यही काइनेटिक एनर्जी इसको कैरी करेगा किसके ऊपर? रैंप के ऊपर, है ना। इसके रैंप के ऊपर क्या करेगा वो? जो भी हो, ढलान हो, इंक्लाइन हो, उसके ऊपर क्या होगा? लेके जाएगा। और ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज करती जाएगी। चूंकि अब एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, अब उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब सीधे सीधे जो भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। ठीक है। अगर ये 11 मार्क नहीं होता और यहाँ 11 मार्क नहीं देता तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते थे। तो हमको इस फिगर से इस फिगर में टैली नहीं करता, हम लोग कुछ कंट्रोवर्सी में चले जाते, अदरवाइज सोचने लगते। तो खैर, अगर जब जो नहीं दिया है उस पर हम लोग चर्चा क्यों करें। ठीक है जी, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। बोर्ड के ऊपर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, है ना। डायग्राम हमने पहले ही बना लिया था जब बोर्ड क्लियर करने के लिए हमने पॉज किया था। यहाँ पर एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट दे दिया है। कहा कि देयर इज ए मास ऑफ 10 kg हुज एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट इज गिवन एज फॉलोज, है ना। एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट इज गिवन एज फॉलोज। ठीक है। अब और तब कहता है कि व्हाट इज द वर्क डन इन द इंटरवल ऑफ 0 to 8। 0 to 8 के बीच में वर्क डन कितना है? तो अभी तक तो हम लोग ये जान रहे थे कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो होता है, हाँ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट जो होता है उसके अंदर का जो एरिया होता है उससे हम लोग वर्क डन निकालते हैं। यहाँ तो एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्क डन जिसको हम लोग एफ एवरेज इंटू एक्स कहते हैं, तो एफ एवरेज का मतलब एम ए होता है ना भैया। एम का मतलब एम ए, एफ एवरेज का मतलब ए एवरेज, ए एवरेज इंटू एक्स। तो ए एवरेज इंटू एक्स है ना ये, तो ए एवरेज इंटू एक्स एम। तो ए एवरेज इंटू एक्स तो ये देगा, इतना तो दे देगा। उसके साथ क्या करना है? मास को मल्टीप्लाई करना है, मास को मल्टीप्लाई करना है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। जो भी तरह से इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो इस बात को तुरंत पकड़ लेगा, है ना। ए एवरेज इंटू एक्स, तो ए एवरेज इंटू एक्स ही तो देगा, प्रोडक्ट ही तो देता है ना, एरिया ही तो प्रोवाइड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो भी एरिया रहा होगा, इसमें बहुत सारी मार्किंग दी गई थी। हम इसको बनाने के पीछे हम नहीं गए हैं, जो काम का मार्किंग था उसको हमको पॉइंट आउट करना था। तो इनफैक्ट वर्क डन की बात करें तो ये वर्क डन आपका मास ले लीजिए 10 kg का, 10 kg का, और 20 और 8 हाफ 8 इंटू 20 एरिया ऑफ द ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल लेंगे 100 800 जूल, 800 जूल। तो इसको बताने के पीछे का मकसद हमारा यही था कि ऐसा नहीं कि कोई एक्सीलरेशन वर्सेस ये ग्राफ दे दे और हम आप क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज ना हो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन लिया था। बिना क्लियर किए भी अगला क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। हाँ जी, एक प्लॉट अच्छा खासा है। क्या है अच्छा खासा? The graph between the resistive force acting on the body and the distance covered by body is shown. The mass of the body is 25 kg. Initial velocity is 2 meter per second. पहले तो ये fx प्लॉट देख लिए, है ना। fx प्लॉट देख लिए। fx प्लॉट कुछ इस तरीके से, ये पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर ये फोर्स डिक्रीज कर रहा है ना। 0 to 2 टाइम तक इंक्रीज कर रहा है, 2 से 4 तक में फिर ये डिक्रीज कर रहा है। जो ये
टॉप फोर्स एग्जीक्यूट कर रहा है, ये जो टॉप फोर्स एग्जीक्यूट कर रहा है इसकी वैल्यू कह रहा है कि 20 है। ग्राफ में और मार्किंग दी गई है, हम लोग ज़्यादा मार्किंग को हम ले नहीं रहे हैं, है ना। और इसके साथ दिया गया है कि इसका मास जो है वो 25 kg का है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, तो 2 मीटर पर सेकंड की है, 2 मीटर पर सेकंड की है। और ये कहा जा रहा है कि इट इज ए रेजिस्टिव फोर्स, द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इज दिस वन। तो सीधी सी बात है, अगर यदि रेजिस्टिव फोर्स की बात की जा रही है कि उसको लिटरेचर में दिया है कि रेजिस्टिव फोर्स, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पूछा हमसे ये जा रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय 4 मीटर इट्स काइनेटिक एनर्जी, जब 4 मीटर तक पहुंच जाएगा तो उसके पास कितनी काइनेटिक, उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितनी बचेगी, ये तो अपने को सोचना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सीधा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहला ख्याल, फोर्स रेजिस्टिव है, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब उसके पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, फोर्स रेजिस्टिव है यानी कि वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो भैया कितना निगेटिव वर्क डन हुआ, ये रेजिस्टिव फोर्स के कारण वर्क डन हुआ है ना जी, है ना। अब ऐसा ना कीजिएगा फोर्स आपका पॉजिटिव में दिख रहा है तो सर ये तो वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा। अब पहले ही से फोर्स को हम लोग रेजिस्टिव कह रहे हैं तो ऑलरेडी ये निगेटिव है काइनेटिक एनर्जी के सेंस में, ऑलरेडी ये निगेटिव है। माइनस प्लस वाला चक्कर का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्मा जी को हम सुन रहे थे, एस.सी. वर्मा को, वो कई बच्चे उनके क्लास में, बच्चे नहीं तो बूढ़े बूढ़े लोग थे, बैठे हुए थे, और वो माइनस प्लस वाले कॉन्सेप्ट में वो बार बार कुछ लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे थे और डांट रहे थे, है ना। तो उसका रीज़न ये था कि माइनस और प्लस वाला जो कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स में खास करके जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी सिचुएशन बेस्ड होता है। इसको अगर आप समझ लीजिए तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा, है ना, कल्याण हो जाएगा। और वो भी परेशान हो गया, अंत में डांट दिए, बहुत कस के डांटे थे। तो माइनस प्लस का कंसेप्ट, तो ये आप ही ना कहिए कि वर्क डन पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। अरे भैया नहीं, फोर्स रेजिस्टिव है, तो रेजिस्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो वर्क डन होगा वो रेजिस्टिव फोर्स का पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। सिचुएशन ये है कि फोर्स रेजिस्टिव है यानी वेलोसिटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है। अगर यदि दोनों चीज को एक साथ मिला के एक जगह पर रखने की बात होती तो हम इस फोर्स को निगेटिव लेते हैं, इस फोर्स को क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं, है ना, इसको निगेटिव लिया जाता है। लेकिन दोनों को कॉम्पैक्ट करके एक ग्राफ में नहीं लाया जा रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स कह करके हम लोग बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। तो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के बाद मतलब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, तो हाफ mvi का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए भैया, तो 25 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 25 इंटू 4 100 डिवाइडेड वाट 2, दैट इज 100 डिवाइडेड 2 50 जूल, 50 जूल, सही बोल रहा है, 25 चौके 100, 50 जूल, है ना, 50 जूल। अब जरा सा हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि इतनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी और जो हमारा वर्क डन है, नेट वर्क निगेटिव ही माना जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के एस्पेक्ट में इसको निगेटिव मानेंगे, भले यहाँ ग्राफ में हम पॉजिटिव वर्क डन होगा। नेट वर्क डन है कितना, नेट वर्क डन जो है हमारी है कितनी है जी, 1/2 4 इंटू 20 यानी 40 जूल। नेट वर्क डन कितनी है जी, 40 जूल। ठीक है जी, नेट वर्क डन है 40 जूल। ठीक है जी, मेरे पास जो आंसर रहा था मैं चेक करा था कि ऑप्शन में है कि नहीं, पता चला कि हमने बना दिया। और तो नेट वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 40 जूल। ये पूरा हम तरीके से इसलिए लगा रहे हैं कि लगाइए, सीखिए, जब सीखिए तो तरीके से सीखिए। वो जो शॉर्टकट मेथड लोग पढ़ाते हैं वो एकदम बिल्कुल गलत तरीका होता है, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। किसी भी चीज़ को जानिए ब्रॉड एस्पेक्ट में, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में ले लीजिए, तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। जो भी अच्छे इंडिया लेवल के टीचर हैं वो आपको छोटा रास्ता, प्रैक्टिस के समय छोटा रास्ता नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। वो ये बोलेंगे कि लगाने का तरीका आपके पास पूरी तरह समझ में आनी चाहिए। हाँ,
इस स्टेप को आप कितना फास्ट कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये बात जो खत्म करने दीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ कितना फास्ट थॉट प्रोसेस कितना फास्ट हो सकता है। तो डेल के इक्वल टू 40 जूल, डेल के इक्वल टू 40 जूल। तो डेल के मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक इक्वल टू कितना 40 जूल, है ना जी। तो है फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा नेगेटिव वर्क करना है, तो डब्ल्यू नेट इज 40 जूल, लेकिन ये लिया जाएगा कितना -40। मैं बोल ही रहा था ना, देखिए तो फंसा ना, क्योंकि वर्क डन निगेटिव है तो इसको क्या लेंगे -40 लेंगे ना, -40 लेंगे ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक इनिशियल माइनस कितना 40, इनिशियल का मतलब 50 - 40 दैट इज क्या 10 जूल। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जब आप नेट वर्क डन की बात की है तो यहाँ पर आपने बाद में इसको क्या ले लिया है 40 जूल को निगेटिव लेंगे, चूंकि फोर्स रेजिस्टिव है इसलिए काइनेटिक एनर्जी को क्या किया होगा, तो चेंज निगेटिव आएगा, द चेंज इज नेगेटिव। तो अगर ऐसा नहीं करके 40 जूल लेते वहाँ कन्फ्यूजन जनरेट हो रही थी, है ना, कन्फ्यूजन जनरेट हो रही थी कि भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। अगर यदि 40 ले लिए होते तो अभी 40 - 50 क्या करते, -10 जूल बताते। और काइनेटिक एनर्जी माइनस होता ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी माइनस नहीं होता है। आई बात समझ में, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस नहीं होता है। अब मैंने बोला था कि भाई थॉट प्रोसेस फास्ट क्या होगा। अब देखिए जो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहा है, देख लिया अगर एचटी फोर्स का वर्क डन दिया हुआ है तो इतना निगेटिव वर्क हो गया होगा, इतना निगेटिव वर्क डन हुआ, एचटी फोर्स का दिया है, ये प्लस में बनाया माइनस में बनाया, अपने जगह पर की बात है, ठीक है ना। तो वो इसको देख लेता, तुरंत इसका एरिया कैलकुलेट करता, कितना हुआ भैया 0 to 4 है, उधर 20 है तो 4 का बेस है 20 का है, तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड भैया ये 40 जूल, ये 40 आ गया। 40 जूल का जो है सो क्या हुआ है, मैंने निगेटिव वर्क डन हुआ है। और पहले कितनी रही होगी, तो इसको इन दोनों को फिगर लेता, इसको हाफ mv² करता, इसको हाफ mv² करता, पता चलता कि 50 जूल। मैंने पहले 50 जूल था और जो निगेटिव वर्क डन हुआ है 40 जूल का हुआ है, तो 50 में 40 10 जूल। बिना इसको कुछ किए कलम रखने की भी जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बिना कुछ किए इसको क्या करता, टिक कर देता 10 जूल को सीधा। आई बात समझ में, 10 जूल सीधे टिक होगा, न कि इतना क्वेश्चन लगाएगा ही नहीं, कलम एक जगह एक पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल विच इज constrained to move along x-axis is subjected to a force in the same direction which varies with distance x of a particle from origin. The force applied on it F at any x is equal to given by minus kx plus ax cube, where k is a constant, k is a constant provided कि x greater than equal to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। The functional form of potential energy of the particle is, अब ग्राफ कह रहा है कि ये फोर्स का दिया है, पार्टिकल है, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको मूव करना है, माने x ग्रेटर देन 0 होगा, माने नेगेटिव पार्ट की तरफ आपको ध्यान देना ही नहीं है ना, देना ही नहीं है। तो नहीं देना है तो नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, नहीं देंगे। कौन सा हमारे पास ज़्यादा टाइम और दिमाग है कि हम लोग उधर देंगे, नहीं देंगे। कह रहा है कि ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए u to ux का, और हम 2-3 ग्राफ यहाँ बने हुए हैं, इसको मैं छोटा छोटा दिखा देता हूँ, बना देता हूँ। एक पहला ux ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, ऐसा, ठीक है। दूसरा ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, ओके। तीसरा ग्राफ दिया हुआ है किस तरीके का,
इस तरीके का, हाँ जी, ये इस तरीके का, और चौथा ग्राफ दिया है कुछ इस तरीके का। ये क्वेश्चन ही लगता है कि आज का लास्ट हो जाएगा, काहे कि ये, हाँ, अब ऐसे कुछ कुछ फिगर हमने को दे दिया गया। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस जस्ट इससे पहले का जो हमने वीडियो बनाया था पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के से रिलेटेड, वो सीधा सीधा उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। चलो, तो F कितना होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू इक्वल टू कितना होगा, माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, इसको हो सकता है मिटा दें, है ना, क्योंकि हमको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। माइनस एफ डी एक्स, तो u कितना होगा, माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी एक्स, कहाँ, 0 से x का तो अनलिमिटेड है ना, 0 to x ले लें। ठीक है जी, 0 to x ले लें हम लोग। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 to x माइनस एफ मान के एक्स प्लस हो गया, माइनस ए एक्स क्यूब हो गया, डी एक्स हो गया, 0 to x, इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, जो है वही लिखिएगा, अब लिमिट का तो है नहीं। के एक्स स्क्वायर बाई कितना, 2 माइनस 3a एक्स, ओहो हम डिफ्रेंशिएट काहे कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं भैया, ए एक्स टू द पावर 4/4 इंटीग्रेशन कर दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ अपने सहूलियत के लिए हम एक्स स्क्वायर बाई 2 को कॉमन कर ले रहे हैं, और ये के माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आपका फंक्शन है। ठीक है जी, ये आपका फंक्शन है। ओके, तो अब हम लोग इसकी प्लॉटिंग की तरफ जाएं, तो जो कर्व प्लॉटिंग करने का जो तरीका था, है ना, कर्व प्लॉटिंग करने का जो अपना तरीका था, क्या था तरीका, वो था कि पहले डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, ये ऐप पर नहीं जाए, एफ बी डी यू बाई डी एक्स, उस तरफ मत भागिए। एक बार क्यों करें सर, जब डी यू बाई डी एक्स निकालता है एफ को क्यों नहीं ले, एफ इसको माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, नेचर ऑफ द कर्व से फिर दिक्कत होने लगेगी आपको, है ना। अगर यू का ग्रेडियंट पॉजिटिव बता रहा है तो फोर्स निगेटिव होगा, अगर यू का ग्रेडियंट निगेटिव है तो पॉजिटिव बता रहा होगा। खैर वो ग्राफ वगैरह में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब यहाँ से सिंपल में देखिए कि अगर डी यू बाई डी एक्स करते हैं, डी यू बाई डी एक्स करते हैं तो सिंपली आएगा वही, यही आएगा, है ना, आना यही है, आप करके देख लीजिए, है ना। ये आ गया ये कि एक्स माइनस ए एक्स क्यूब, है ना, इसको यही था, है ना। तो डी यू बाई डी एक्स जब 0 होगा, एक्स कॉमन करके हटाइए तो के माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर के बाई ए होगा। कुछ तो गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, कुछ भी गलत नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x स्क्वायर 2 कट जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा। ठीक तो है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, के बाई ए, यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस, माइनस तो लेंगे नहीं, अंडर रूट के बाई ए, अंडर रूट के बाई ए, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अंडर रूट के बाई ए। हाँ, तो ये हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, है ना, ये हो जाएगा टर्निंग पॉइंट। डी यू बाई डी एक्स 0 तो एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0 तो के एम एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू के एम एक्स स्क्वायर 0, तो अरे भैया एक एक्स इक्वल टू 0 पर भी 0 होने वाला है, माने 2 टर्निंग पॉइंट होंगे इसके, एक 0 पर, एक रूट के बाई ए पर, है ना, रूट के बाई ए पर, 2 इसके टर्निंग पॉइंट हो गए, 2 टर्निंग पॉइंट होंगे। ठीक है ना। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए। अब ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कि निट का है, नहीं भैया निट का नहीं है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके सेकंड डेरिवेटिव भी निकालिए। जब सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए चलेंगे
तो ये डी स्क्वायर यू बाई जब डी एक्स स्क्वायर के चक्कर में जाइएगा तो ये हो जाएगा के माइनस 3ax स्क्वायर 3ax स्क्वायर, है ना। तो जब x की वैल्यू आप 0 डालेंगे, 0 डालेंगे, x जब 0 डालिएगा मतलब ये कौन सा, दो टर्निंग पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट ये है और एक टर्निंग पॉइंट ये है। तो जब x की वैल्यू आप 0 डालेंगे मतलब इस पॉइंट पर, तब आपका सेकंड डेरिवेटिव ये 0 हो गया। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भैया, सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा और x की वैल्यू 0 पर पॉजिटिव हो जाएगा, कनकेव अप होगा, कनकेव अप होगा, मतलब इस पॉइंट x इक्वल टू 0 पर कनकेव अप होगा। और देख लें फोकस में है कि नहीं कैमरा का वो पार्ट, है तो, है ना, है तो ठीक है। और जब x इक्वल टू आप रूट के बाई ए डालिएगा, अंडर रूट के बाई ए डालिएगा, तो देख लीजिए डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू के माइनस 3a, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो के बाई ए कट गया, माइनस 2k यानी निगेटिव हो गया। यहाँ पर डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो है सो निगेटिव है, यानी कनकेव डाउन हो जाएगा, कनकेव डाउन हो जाएगा। कनकेव अप, कनकेव डाउन, x का नेगेटिव पोर्शन नहीं लेना है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x का नेगेटिव पोर्शन नहीं लेना है, ठीक। x का मतलब पोर्शन नहीं जाना है, स्टार्ट होगा x 0 से ही, x 0 से ही स्टार्ट होगा। और अगर x 0 हुआ तो x 0 हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यस 0 बिल्कुल 0 होगी। x 0 होने पर पोटेंशियल, x 0 होने पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, मतलब स्टार्ट तो 0 से होगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। दूसरा, दो टर्निंग पॉइंट है, दो टर्निंग पॉइंट है, तो ये ऑप्शन भी गया, इसमें एक टर्निंग पॉइंट, ये ऑप्शन गया, दो ऑप्शन चले गए, बच गए दो ऑप्शन, बच गए दो ऑप्शन, दो टर्निंग पॉइंट है। तो दो टर्निंग पॉइंट है, करेक्ट। अब ये दोनों ग्राफ में दो टर्निंग, एक पॉइंट टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, टर्निंग पॉइंट दोनों के पास है, इस पर भी है, इस पर भी है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ कनकेव डाउन होगा, यही है आपका, यही है वो x का वैल्यू कितना, अंडर रूट के बाई ए, अंडर रूट के बाई ए, यही है, यही है अंडर रूट के बाई ए, ठीक है। और अब जरा सा दूसरी तरफ से गौर कीजिए, तो ये भी, इसके लिए भी वही अंडर रूट के बाई ए, लेकिन अब समस्या ये है कि दो बड़े क्लोज कॉल हैं, ये भी है, ये भी है। तो x ग्रेटर देन 0 लेना है, माने x के लिए आप बढ़ते चले जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते चले, तो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जब x की वैल्यू, है ना, कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जाकर u जाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, है ना, बिल्कुल होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि u 0 नहीं होना है, u होगा। और u 0 कहाँ पर होगा, जहाँ x स्क्वायर, u कहाँ 0 होगा, x 0 पर 0 होगा और साथ में एक जगह और 0 होगा। वो देखिए तो x एक जगह, यहाँ ये अगर 0 हुआ, x 0 y 0 और एक और 0 होने वाला है, और एक और 0 होने वाला है, जहाँ पर ये फैक्टर k माइनस ax स्क्वायर बाई 2 भी 0 होगा, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 2k बाई ए होगा, यानी x इक्वल टू अंडर रूट 2k बाई ए। इसके बाद यहाँ पर भी फिर से 0 होने वाला है, 0 होने के बाद क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये कि ये आपका रूट के बाई ए है, ये ट्वाइस रूट के बाई ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ट्वाइस रूट के बाई ए। और इसके फर्दर x तो रुकेंगे नहीं, तो ये आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब ये निगेटिव पोर्शन में जाएगा, और ये ग्राफ में निगेटिव पोर्शन को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो बेसिक फर्क ये है इन दोनों ग्राफ में कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी को फर्दर निगेटिव नहीं ले रहा है, इसमें हमारा ले रहा है। चूंकि क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि कंटिन्यू करेगा, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो क्या करेगा, x ग्रेटर देन 0 है, मैंने आगे की तरफ जाएगी, यहाँ तक, यहीं तक क्यों रुकेंगे भाई,
ये कंडीशन तो हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है ना, तो हम इधर से जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बाद में निगेटिव भी होगी। तो ये जो लास्ट का ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसा रहा भैया, अच्छा है ना। चलिए, तो बीच बीच में थोड़ा सा एडवांस के भी क्वेश्चन आए तो मज़े हैं। अभी तक जो इससे पहले क्वेश्चन हम बता रहे थे वो एडवांस लेवल के तो नहीं थे, लेकिन ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन या नहीं तो मेंस का क्वेश्चन तो है ही, मेंस का क्वेश्चन तो है ही। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन ही यही है, क्वेश्चन ही यही है। एक ग्राफ दिया है u वर्सेस x का, ठीक है, और उससे रिलेटेड u वर्सेस x का प्लॉट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट दिया हुआ है, और हमसे 4 ग्राफ दे दिया है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कौन सा होगा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कौन सा होगा। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट इसका कौन सा होगा ये हमको देखना है। 4 फिगर है। तो पहली बात, विथ पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज इन द अपोजिट टू द फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज करिए, फोर्स निगेटिव होगा, फोर्स निगेटिव होगा। एक ऑप्शन में ऐसा है, इसमें भी फोर्स निगेटिव है, इसमें भी फोर्स निगेटिव है, इसमें भी फोर्स निगेटिव है, ये है पॉजिटिव, ये रूल्ड आउट हो गया, ये रूल्ड आउट हो गया, करेक्ट। अब u वेरीज लीनियरली, यानी du बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट। चूंकि f इजकल टू माइनस du बाई डी एक्स होता है, u वेरीज लीनियरली, यानी du बाई डी एक्स इजकल टू वाट, कॉन्स्टेंट, वेरी नहीं करेगा। du बाई डी एक्स लीनियरली, यानी चूंकि f du बाई डी एक्स होता है, इसलिए वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट। तो इसमें तो फोर्स वेरिएबल दे रहा है पोजीशन के साथ, ये रूल्ड आउट हो गया, ये रूल्ड आउट हो गया। अब क्या बचा जी, अब बचा 2 ग्राफ बी और सी ना। when there is no change in potential energy, when there is no change, u is constant f0 du by dx, तो u जब कांस्टेंट हो जाएगा, u जब कांस्टेंट हो जाएगा तो du by dx 0, यानी f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, f हो जाएगी 0। एकदम मैथमेटिक्स की तरह सोचे हैं, यानी कि यहाँ पर u कांस्टेंट रह जा रहा है, यानी अप्लाइड फोर्स क्या रहा होगा, 0 होगा, तो अप्लाइड फोर्स 0। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर द पॉइंट A, इसमें अप्लाइड फोर्स रिड्यूस कर रहा है, बट रिड्यूस क्या करेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 0, फोर्स क्या हो जाएगा, 0। 2 ऑप्शन बचे थे ना, तो ये फोर्स लीनियर डिक्रीज करेगा ना, फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, डिक्रीज करने की कहानी तो होगी ही नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सीधा सा देखिए, 0 टू ए में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, तो फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स उस पर लग रहा होगा, तभी जाकर के लीनियरली क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रही है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, लीनियर पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रही है, और जैसे ही आपका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हुआ, उसमें चेंज आना बंद हो गया, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। चूंकि अप्लाइड फोर्स 0 होगा तभी जाकर के पोटेंशियल एनर्जी जाकर कांस्टेंट हो गई होगी, फोर्स कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया होगा, तभी जाकर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी, कांस्टेंट हो गई होगी। सीधा तरीका ये है, सीधा सोचना है। तो ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, करेक्ट ग्राफ है। ये भी इस क्वेश्चन में भी टाइम लगने का नहीं था, इसका कांस्टेंट और इसका 0, सीधा लाइन का उल्टा, डिफरेंशिएशन की तरफ जब जाते हैं, उल्टा कर्व की तरफ जाते हैं। जो लोग प्लॉट वगैरह ढंग से पढ़े हुए हैं, है ना, वो बता सकते हैं कि चूंकि एफ डी यू बाई डी एक्स होता है, तो एफ डी यू इसका ग्रेडियंट जो होगा एफ को प्रोवाइड करेगा। तो इसका ग्रेडियंट यहाँ देखने से ही सीधे लग रहा है ग्रेडियंट कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट होगा, एफ कांस्टेंट होगा। तो ग्राफ की स्टडी अगर आपकी अच्छी है, ग्राफ पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम फिजिक्स के ऐसे हैं जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत जल्दी ही क्या कर पाते हैं, आप सॉल्व कर पाते हैं। पिछले जो लोग कहीं पढ़ते लिखते होंगे या गए होंगे पढ़ने के लिए, उनको पता होगा कि ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम जितना इजी लगता है और किसी से लगता भी नहीं है।
आपके बोर्ड में 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन मैं लिखा नहीं हूं, पढ़ देता हूं। उसका ग्राफ पूछ रहा है। ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट में है, ठीक, रुका हुआ है। ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, किसी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रुका हुआ होगा, ठीक, ओके। उस पर कोई हॉरिजेंटल फोर्स भी लग रहा है। इज एक्टेड अपॉन बाई ए हॉरिजेंटल फोर्स विच इज कांस्टेंट इन साइज, और जो अप्लाइड फोर्स है वो भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ओके। ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वर्क डन एंड ऑन द पार्टिकल अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। W वर्क डन, W वर्सेस V का प्लॉट बनाया गया है, ठीक है, ओके। If there are no other horizontal forces acting on the particle, the correct graph would look like। अगर कोई और हॉरिजॉन्टल या किसी प्रकार का और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है तो W वर्सेस V, वर्क डन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा होगा। इससे ज़्यादा आज का कोई इजी क्वेश्चन कोई था ही नहीं, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ही नहीं। चूंकि वीडियो का लास्ट करने वाले हैं इसलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम इसको क्या कर रहे हैं, लास्ट कर रहे हैं। इससे सिंपल क्वेश्चन था ही नहीं। जो भी वर्क डन होगा फ्रिक्शन लेस है, तो जो वर्क डन होगा, नेट वर्क डन, जब इनिशियल वर्क डन 0 है तो फाइनल वर्क डन जो होगा वही नेट वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो है ना, वो क्या करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। देखिए भैया, डेल W और डेल के एक्चुअल फार्मूला होता है, लेकिन हर चीज़ को जब आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो जो फाइनल होगा वही क्या होगा, चेंज कहलाएगा, है ना। आपके पास जीरो बैलेंस था और आप जो जमा करेंगे वही आपका नेट बैलेंस हो जाएगा, है ना। जब जमा करेंगे वही आपका क्या होगा, माने कि कितना नेट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी, नेट बैलेंस वही हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे में डेल W इक्वल टू डेल के, ये W इक्वल टू के होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। W इक्वल टू कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, यानी W प्रोपोर्शनल किसके चला गया, v स्क्वायर। तो लीनियर डिपेंडेंसी है W और क्या, v स्क्वायर का, लीनियर डिपेंडेंसी नहीं है भैया, W प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। कैसा प्लॉट होगा जी, एक ठो फर्स्ट डिग्री दूसरा सेकंड डिग्री, एक ठो फर्स्ट डिग्री दूसरा सेकंड डिग्री, पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन है ये ग्राफ है। वर्क वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ ये होगा। काइनेटिक एनर्जी, इसको W कह लीजिए, काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यही ग्राफ होता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इसका पैराबोलिक फंक्शन होता है, ठीक है जी। चलिए, तो अब इसका पहले ये तो इसका ग्राफिकल मेथड से वर्क एनर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना या वर्क एनर्जी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ग्राफ का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट फिर से हम बनाएंगे, क्योंकि ये 50 मिनट 55 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम ले लेता है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ रोक दिया जाता है।